अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला तो पाकिस्तान नेवी की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की नेवी के साथ लाइव फायर एक्सरसाइजेज थी, उन पर एनालिसिस होगा। और दूसरा, अमेरिका एक बहुत बड़े अरसे के बाद अपने F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट जापान से निकालने जा रहा है। और अगर अमेरिका जापान से अपने F-15s ले जाता है तो चाइना उसका किस तरह यूज़ कर सकता है, और ये जापान के लिए बहुत बड़े ख़तरे की या कंसर्न की बात हो सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 29 और 30 अक्टूबर को होने वाली पाकिस्तान नेवी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी के दरमियान लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इनमें पाकिस्तान नेवी की जानब से और यूएई की नेवी की जानब से मुख्तलिफ वॉरशिप्स ने हिस्सा लिया, और उसके अलावा जो दूसरी असिस्टिंग शिप्स होती हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान नेवी की तरफ से पाकिस्तान की तुगरुल क्लास फ्रिगेट, पाकिस्तान की जुल्फ़िकार क्लास और अजमत क्लास मिज़िल बोट ने भी हिस्सा लिया। जबकि यूएई की तरफ से अबू धाबी क्लास कॉर्वेट्स थी। यहाँ देखा जाए तो इवन एयरबोर्न एसेट्स को भी यूज़ किया गया। ये बुनियादी तौर पर लाइव फायर एक्सरसाइजेज थी। नॉर्मली एक्सरसाइजेज सिमुलेशन बेसिस पर होती हैं, जिनमें मिज़ल्स को सिमुलेशन के थ्रू फायर किया जाता है, मतलब मिज़ाइल को प्रॉपर फायर नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आपको सिमुलेट करके दिखा रहे होते हैं कि आपने मिज़ाइल फायर कर दिया है, और उसके थ्रू जो आपका स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये एक्सरसाइज लाइव फायर मिज़ाइल एक्सरसाइज थी, मतलब इसमें बाकायदा मिज़ाइल्स को फायर करके उनके टारगेट्स पर स्ट्राइक करवाया गया। इससे एक लाइव फायर एक्सरसाइज से आपके स्टाफ की लाइफ टाइम ट्रेनिंग होती है। उन्हें इवन यहाँ तक पता चलता है कि अगर हमने दुश्मन की किसी शिप को हिट करना है तो किस हिस्से को हिट करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाएंगे दुश्मन को। यहाँ पाकिस्तान के जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट ने अपने C-802 मिज़ल्स को फायर किया, जिनकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर के दरमियान है। जबकि यूएई के पूमा हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने एक्जोसिट मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को यूज़ किया, जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 70 से 90 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। और यूएई की अबू धाबी क्लास कॉर्वेट, इसने एक्जोसिट मिसाइल के ब्लॉक 3 को यूज़ किया। ये एंटी शिप मिसाइल वर्जन हैं एक्जोसिट के, और इसकी रेंज 200 या 220 किलोमीटर बताई जाती है। यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली थी कि तुगरुल क्लास फ्रिगेट ने कोई मिसाइल फायर नहीं किया, लेकिन इस एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सो यहाँ पॉसिबिलिटी है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि तुगरुल क्लास फ्रिगेट ने जो बाकी फ्रिगेट्स थी जिन्होंने एंटी शिप मिसाइल्स फायर किए, उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को यूज़ किया होगा, ताकि बाकी शिप्स को देखा जाए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को फेस करते हुए किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती हैं। दूसरे सब्जेक्ट मैटर पर बात करें तो यूएस ने बहरहाल ये फैसला किया है कि वो जापान से अपने F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को विड्रॉ कर लेगा। अब ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि यूएस के ऑलमोस्ट 48 के करीब F-15 एयरक्राफ्ट 18th विंग के, और इनकी जो स्क्वाड्रन है वो 44th और 67th स्क्वाड्रन जो कि जापान में तैनात होती है। यानी कि ये दो स्क्वाड्रन सिर्फ काडिना के इलाके में होती है। कैडना या काडिना, ये अब एक जैपनीज़ वर्ड हो सकता है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माजरत चाहता हूँ। जबकि पहली जो कमांड आई है वो ओकिनवा एयरबेस से यूएस अपने F-15 ईगल्स को वापस बुला लेगा। यूएस के F-15C और D मॉडल्स इन इलाकों में मौजूद होते हैं, जबकि 155 के करीब F-15 एयरक्राफ्ट जापान की एयरफोर्स के पास भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ये 48 या 60 के करीब जो F-15 अमेरिका यहाँ से विड्रॉ कर लेगा या अपने मुल्क में वापस ले जाएगा, उस पर भी जापान को खुश नहीं है। हालांकि जापान के पास खुद भी F-15s हैं, जापान के पास F-35s भी हैं। सो हो सकता है यहाँ जापानीज पायलट्स उतने ज़्यादा महारत ना रखते हों जितने अमेरिकन पायलट्स रखते हों, जिसकी वजह से जापान कंसर्न्ड है। जबकि इस फैसले पर कि अमेरिका अब अपने F-15s को वापस ले जाएगा, पेंटागन और जो जापानीज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि चाइना इस मौके को खाली नहीं जाने देगा, और चाइना की जो इस वक्त पॉलिसी है कि वो रीयूनाइट करेंगे अपने इलाकों को। जैसे ताइवान और जापान है, ये वो इलाके हैं जिनको चाइना कहता है ये हमारे हैं, और हम इन्हें दोबारा अपने मुल्क के साथ यूनाइट कर लेंगे। तो इस पर पेंटागन और इवन F-15 के कुछ स्टाफ वगैरह का जब फाइनेंशियल टाइम ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी कहा कि चाइना कोई कदम उठा सकता है, यानी कि जैसे रशिया ने इन्वेड किया, चाइना इन्वेड तो ज़ाहिरी बात है नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा अमल कर सकता है, कोई स्कर्मिश ऐसी लगा सकता है ताइवान के साथ, जिससे ओबियसली जापान भी खतरे में आएगा। F-15 ईगल्स जापान में 1979 से मौजूद हैं, और इनकी मुख्तलिफ
स्क्वाड्रंस इन इलाकों में पार्टिसिपेट करती रहती हैं, कभी कोई स्क्वाड्रन आ जाती है, कभी कोई स्क्वाड्रन। यहाँ पहले तो ये प्लान किया गया था कि अमेरिका अपने F-15CD मॉडल्स को ले जाएगा और जो अपग्रेडेड F-15EX होंगे उनको इन इलाकों में लेकर आएगा, जो कि बहुत बड़ी खतरे वाली बात थी चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए भी। लेकिन अब वो भी चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है, क्योंकि जो F-15EX का ऑर्डर था वो 144 से कम करके सिर्फ 80 F-15EX पर ले आया गया है, जो कि अमेरिका की अपनी ज़रूरियात के लिए ही बहुत होंगे और अमेरिका फिर ज़ाहिर बात है इन्हें नहीं भेजेगा जापान में। जबकि अमेरिका ने इसके सब्सटीट्यूशन में या इसके बदले में एक दूसरा प्लान जापान को दिया है कि हम 6 महीनों के लिए हम F-22 रैप्टर आपके इलाकों में तैनात कर देंगे, यानी कि जापान में। इससे पहले पोलैंड में अमेरिका अपने F-22 रैप्टर्स को डिप्लॉय कर चुका है, लेकिन F-22 रैप्टर अब वो उसकी बात नहीं रही जो उससे पहले होती थी। जबकि अगर हम सेंसर फ्यूजन की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, तो F-35 और J-20 जैसे एयरक्राफ्ट सामने आते हैं। F-22 रैप्टर को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर किल्स के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, जिस पर यूएस अब काम भी कर रहा है और उसकी अपग्रेडेशन वगैरह से रिलेटेड भी बातें चल रही हैं। और इवन यूएस के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उनकी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स में हमें F-16, F-15EX, F-35 और अमेरिका का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नज़र आता है, और F-22 इन तमाम कॉन्सेप्ट में से गायब आपको नज़र आएगा। सो F-22 का जो मुस्तकबिल है अमेरिका की एयरफोर्स के लिए वो भी इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि F-22 कोई बुरा जहाज़ है, वो अभी भी दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में आता है, लेकिन जो अमेरिकन एयरफोर्स मुस्तकबिल में उससे कैपेबिलिटीज़ चाहती हैं वो F-22 रैप्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, और उससे कुछ बनाया ही इस तरह गया था कि उसमें अपग्रेडेशन करना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। बहरहाल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।